चंदन आई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 30। 3 चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, 30, 31 और 32। तो 30 नंबर कहाँ है? केंद्र और राज्य में संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा से। तो इसमें क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर की पहचान कीजिए, तो चारों हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव। 1, 2, 3, 4। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो किस पे करते हैं? संवैधानिक प्रावधानों से सेम है। यूपी पीसीएस प्री 2009 में आ रखा है। परंपराओं के व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर बातचीत करने के लिए, यंत्र विन्यास पर। चारों सही है। सेम रिबेट यूपी मिनियंस 2010 में आया है। ठीक है। तीसरी क्या है? चारों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट हो सकता है। 4 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों का आवंटन का माध्यम एक माध्यम नहीं है? तो कौन सा माध्यम नहीं है? गार्डगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए हस्तांतरण। सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध के लिए दिए गए हैं? तो भाग 11 में। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों का वितरण को विनियमित करते हैं? तो कौन करता है? अनुच्छेद 245 और 246, आर्टिकल 245 एंड 246। केंद्र राज्य संबंध की अनुसूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। विधायी शक्तियों को केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संबंधी की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो किस एक में है? 7वीं में है। वे किस जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है? तो सिंपल सा समवर्ती सूची में दोनों बना सकती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि संघ और राज्य कानूनों में अंतर विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशु और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? तो संसद में। भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है तो किसे? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष के लिए। राज्यसभा द्वारा संविधान के 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है वह प्रवृत्त रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत संवैधानिक। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानोत्तर और विधियोत्तर संस्थाएं हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद और दूसरा राज्यपाल सम्मेलन। ये दोनों सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन।
क्षेत्र परिषद का सृजन क्षेत्र परिषदों का सृजन हुआ है तो किसमें हुआ? संसदीय कानून द्वारा। निम्न में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो नदी बोर्ड जल एक्ट 1970, ये गलत है। जब क्या होगा, नदी बोर्ड एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ है। अन्य विकल्प सही है तो बाकी देख लिए। अंतर राज्य पानी झगड़ों में केंद्रीय संसद अधिनियम शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 212 में है, 262 में, 262, दो दो आगे पीछे ऐसे कर लीजिएगा, 262 याद रहेगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य। कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो डॉक्टर एस आर सेन ने। किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का आधार दिया गया, वे अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर डी दिया गया है, जो कि सही नहीं है। डी क्या है? 1987। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से है। सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। तो ए और दोनों सत्य और आर ए का सही व्याख्या करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। किस आयोग ने अपने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद है जो अंतर सरकारी परिषदों के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन करता है? सरकारी आयोग। कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो सरकारी आयोग। कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति। केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं। राज्यों के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसमें क्या होगा? ए आर का सही व्याख्या करता है और ए आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, इसमें देख लिए ये राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश देती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ए आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई अड़चन न हो और न उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े? तो ये 257 याद रखेंगे। भारतीय संविधान के कौन सा भाग केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये भाग 12। ठीक है, देख लीजिए। केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान के भाग 12 में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान के प्रश्नगत इस प्रकार है। 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है, भाग 10 में। 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच। 12 में वित्त संपत्ति संविदा है। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागमन। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना कीजिए। तो अनुच्छेद 268 से 281। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरण किया जाता है? तो अनुच्छेद 270। राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है, ये क्या है? भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क। तो ये गलत हो जाएगा।
भारत में वित्तीय सौदों को स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है। इसका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों में से कोई नहीं है। इस पर 2003 में है, अगेन रिपीट हो सकता है, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं यथा संघ सूची की प्रविष्ट 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टंप शुल्क उन्हें संघ द्वारा लगाया या उद्धृत किया जाता है, किंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। तो याद रखेंगे, राज्य सरकार द्वारा कलेक्टेड और विनियोजित। ठीक है, वसूल का चलेगा, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, सिर्फ केवल एक हो जाएगा। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो भू राजस्व। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समनुदेशित करता है? तो भारत का संविधान। केंद्र राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस और किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो 301। आपात उपबंध। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो ये 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और अतिक्रमण अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो अनुच्छेद 355। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352। भारत के राष्ट्रपति, अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा, इसमें क्या है, सही कूट हमें पहचान करना है। तो बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का। तो दो चीज याद रखिए, एक तो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिविलियन, ये दो चीज होगा तो कर सकती है। तो 1 और 3 हो जाएगा इसमें। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आंतरिक शांति को खतरा नहीं है, बाकी बाह्य युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों में। तो ये क्या है, हथियार बंद विद्रोह पर आधार, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगेन है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो बाह्य में, ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये भी है, और आर्थिक संकट, तीनों में कर सकता है, आंतरिक अशांति को छोड़ के। तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मंशनी की विफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया सेम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा निम्नलिखित खतरा हो। तो क्या हो? युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 1, 2, 3, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें मैच दी फॉलोइंग करना है। क्या है मैच? देखिए, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात के विषय में सही क्या है?
तो इसमें हमें सही का पहचान करना है। यह राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। 2 माह के भीतर इस पर संसद स्वीकृति मिल जाना चाहिए, गलत हो जाएगा। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जाना चाहिए, सही है। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, भी गलत हो गया। संसद के 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जाना चाहिए। संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन से स्वीकृति ली जा सकती है। तो सिर्फ इसमें 1, 3, 5 और 6 सही है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखना आवश्यक है, तो 1 माह के अंदर। संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 359। भारत के राष्ट्रपति को निलंबन करने की शक्ति प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है? आयोग द्वारा इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21A भी शामिल है। अनुच्छेद 20, 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत इसे निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के 3 सही उत्तर ए, सी, डी प्राप्त हैं। तो इसलिए आयोग द्वारा ए, सी, डी। भारत के राष्ट्रपति को निलंबन करने की शक्ति है मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मूल अधिकारों को, अनुच्छेद 19 में वर्णित। इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया है। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्म में से कौन एक भारतीय संविधान के 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो 20 और 21। किन अनुच्छेदों में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? सेम क्वेश्चन है 20, 21। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83(2) के आर्टिकल 83 क्लास 2 के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपात उद्घोषणा में परिवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसकी विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी। ध्यान रखेंगे। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद द्वारा, और अनुच्छेद 172 1 के तहत आर्टिकल 172 क्लास 1 के अनुसार। कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो 25 जून 1975। 25 याद रखेंगे, 25 75, 25 जून 1975। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में प्रावधान है, तो ये गलत हो जाएगा। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। प्राय किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये गवर्नर के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 में।
निम्नलिखित में किस राज्य में राज्यपाल शासन का अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? ते भी आयोग डिक्लाइन कर दिया है। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन या उपबंधित शक्तियों के विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। बी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन परिणामों में का होना आवश्यक नहीं है? तो देखिए, राज्य विधान का सभा का विघटन और तीसरा स्थानीय निकायों का विघटन, एक और तीन हो जाएगा। अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इसमें पहला दूसरा दोनों सही थे। अब देखते हैं, इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में से अनुमोदन किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। तो एक तीन, एक और दो और चार, सी ए ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए। देखिए, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम कितने 3 वर्ष में परिवर्तन रह सकती है, ये ध्यान रखेंगे। परंतु इसके वर्ष परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय संपूर्ण भारत या संपूर्ण राज्य में या उसके किसी एक भाग में आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 ध्यान रखें के अंतर्गत परिवर्तित हो। दूसरा, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन करना संभव नहीं है। मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाई गई थी। ठीक है। अब इसमें क्या राज्य है 2019 में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या है, तो मणिपुर में सबसे ज्यादा है, मणि, तो 10। ठीक है। उड़ीसा का 6 है, उत्तर प्रदेश के 8 है और बिहार के 9 है। एक बार रिवीजन कर लीजिए, मणिपुर के 10, उत्तर प्रदेश के 9, बिहार के 8 और उड़ीसा के 6। उत्तर प्रदेश का 9 है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का 9 है। उत्तर प्रदेश का 9 है और बिहार के 8 है, इंटरचेंज कर लीजिएगा। मणिपुर 10 यही हाईएस्ट है, तो आपको याद ही रहेगा। उत्तर प्रदेश का 9, उसके बाद बिहार का नंबर आता है 8 और उड़ीसा का 6। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये पेप्सू में। ठीक है। पेप्सू का मतलब यहाँ जान जाइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 के तत्कालीन पंजाब में, फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों पुनर्गठन में पेप्सू संघ पंजाब में विलय कर दिया गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि में समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों को संकल्पों द्वारा उद्बोधन नहीं कर दिया जाता है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं किया गया, वित्तीय आपात ध्यान रखेंगे।
352। अभी तीन बार प्रयोग हो जाएगा, 62, 71 और 65। 71 65 ये तीनों लड़ाई हुई थी। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध, 1975 में द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो कभी नहीं, डी है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के एम नाम्बी यार। अब वित्त आयोग। संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार इस उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाइए। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो केंद्र अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों की अंश निर्धारित करने के लिए। किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो वित्त आयोग द्वारा। केंद्र राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुष्टि के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग द्वारा। कौन केंद्र राज्यों में राजस्व के बंटवारे के मापदंडों का अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग द्वारा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। वित्त आयोग का गठन किया जाता था सेम प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो ये सही हो जाएगा। तो ये गलत और आर सही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। वित्त आयोग के कथन। भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है, गलत हो जाएगा। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, बिल्कुल सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार, तो ये भी सही है। संघ सरकार और राज्य सरकार बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही या नहीं इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 और 3। अब वित्त आयोग के मुख्य कार्य। पहला है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग और केंद्र राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सिद्धांत पर निर्धारित है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजिएगा। वित्त आयोग राष्ट्रपति की संतुष्टि भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये भी दोनों में है। राज्य के दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, ग्रांट से भी है, और राज्य केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, ये भी सही है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ट्रांसपेरेंसी, तो तीनों सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 280 क्लास 3 के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों पे सुझाव देता है। सुझाव के लिए 80 के 3 पे आ जाएंगे। और अनुच्छेद 275 के तहत भारत में संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान, तो ये 275 याद रखेंगे। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है, तो कौन रखता है? संघ, राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से। केंद्र राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो ये वित्त आयोग। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन। संविधान न लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए गए हैं? तो आयोग द्वारा इनवैलिड हो गए। 13वें वित्त आयोग, ठीक है। अभी 15वां वित्त आयोग का आप अध्यक्ष बताइएगा। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वाई रेड्डी। और 15वें के एन के सिंह। तो इस क्वेश्चन के लिए तो ऑप्शन नहीं है, 15 होना चाहिए थी। वित्त आयोग एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य।
वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो कौन? भारत का राष्ट्रपति। राज्यों के वित्त एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 280। राज्य वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। लास्ट, योजना आयोग और नीति आयोग। थैंक दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।